मैं जाट शूरवीर महाराजा सूरजमल बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसे जाट जाति का प्लूटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। मैं वही सूरजमल हूं जिसके शौर्य और बहादुरी की गाथा उत्तरी राजस्थान के बच्चे बच्चे के मुंह से सुनने को मिल जाएगी। वही सूरजमल जिसके दादा चूड़ामन ने जोधपुर की राजकुमारी इंदिरा कुमारी को पठानों के बादशाह फारुखसियार के हरम खाने से बाइज्जत आजाद करा के वापस राजा अजीत सिंह को सौंपा था। मैं वही सूरजमल जिसने पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठे वापस लौट रहे थे तो उनकी महिलाओं और बच्चों को शरण दी और काफी समय तक यहां रखा। मैं वही महाराज सूरजमल जिसने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग कर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मैं वही हूं जिसने भरतपुर रियासत की स्थापना की। मैं वही हूं जिसे ब्रजराज की उपाधि दी गई। मैं वही सूरजमल हूं जिसने भरतपुर के जाट साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो उस समय भारत में किसी भी शासक के लिए करना लगभग नामुमकिन था। मैं वही सूरजमल हूं जिसने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। मैं आपको बताते चलूं कि वो सूरजमल भी मैं ही हूं जिसने बागड़ू की लड़ाई में भारी बारिश के बीच 50 घाव होने के बावजूद अकेले ही 160 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उस समय की सबसे शक्तिशाली रियासतों को धूल चटाई और संपूर्ण भारत में अपने नाम का डंका बजाया। मेरी शौर्य गाथा सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस दौर में मेरा जन्म हुआ उस दौर में राजपूत शासक टूट चुके थे और मुगलों से वे अपनी रियासत बचाने के हर संभव प्रयास कर रहे थे। मेरा जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के ब्रज रियासत के महाराजा बदन सिंह के यहाँ हुआ। यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे कान आज भी राजस्थान का नाम सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। संयोग से ये इतिहास की वही तारीख थी जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मेरे पिता का नाम बदन सिंह और माता का नाम रानी देवकी था। मेरे शरीर की अगर बात करूं तो मैं 7 फुट 2 इंच लंबा और मेरा वजन 150 किलोग्राम के साथ मैं दोनों हाथों में एक साथ तलवार चलाने में माहिर था। मेरे शासनकाल के दौरान 15,000 घुड़सवार एवं 25,000 पैदल सैनिक थे। जब मैं करीब 25 वर्ष का हुआ तब पिता बदन सिंह ने मुझे सोघरिया रुस्तम पर आक्रमण करने भेजा और ये मेरे जीवन का पहला सफल अभियान था। अब मैं आपको अभेद्य मैंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जिसकी दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थी कि तोप के मोटे मोटे गोलों का भी इन पर कोई असर नहीं होता था। यह किला आयताकार जो 6.4 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होते हुए दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। इसकी भीतरी प्राचीर ईंट पत्थर की बनी हुई है और बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की प्राचीर पर तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता था। यह किला इतना दुर्जय है कि कई मुस्लिम शासक यहां तक कि अंग्रेजों ने भी इस किले को जीतने के लिए 13 बार अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एक अंग्रेज अफसर लॉर्ड लेक जिसने इस किले को बारूद तक से उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन तब भी वह इस किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए इस किले को अजयगढ़ का किला भी कहा जाता है। लोहागढ़ के चारों ओर एक गहरी खाई और मिट्टी का विशाल परकोटा किले के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किले के प्राचीर में 8 विशाल 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। जब मैं इसकी ओर देखता हूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र किला है जो हमेशा से अभेद्य रहा। किसी की परछाई तक इस पर नहीं पड़ पाई। अब मैं आपको बताता चलूं कि मैंने रणभूमि में महाराज जयसिंह के बड़े पुत्र ईश्वरीय सिंह का क्यों साथ दिया। मेरे और जयपुर रियासत के महाराज जयसिंह में दोस्ताना संबंध थे, परंतु महाराज जयसिंह की मृत्यु होने से जयपुर रियासत को लेकर जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरीय सिंह और माधव सिंह में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मैं जयसिंह के बड़े पुत्र ईश्वरीय सिंह को नियमानुसार रियासत का वारिस देखना चाहता था। उधर उदयपुर रियासत के महाराज जगत सिंह के छोटे पुत्र माधव सिंह को रियासत का राजा बनने के पक्ष में थे। इस मतभेद को लेकर दोनों के बीच 1747 में युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरीय सिंह को विजयश्री प्राप्त हुई। लेकिन माधव सिंह अभी भी रियासत पाने की लालसा में था और एक रणनीति के तहत वो मराठों, राठौड़ों एवं उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर फिर से ईश्वरीय सिंह से युद्ध करने आ गया। ऐसे में अब ईश्वरीय सिंह अकेला पड़ गया और उसकी हार निश्चित दिखाई देने लगी। लेकिन ऐसे माहौल में मैं बिना परिणाम की चिंता किए हुए अपने 10,000 सैनिकों को लेकर ईश्वरीय सिंह का साथ देने रणभूमि में पहुंच गया। यह सवाल मेरे जिगरी दोस्त जय सिंह
और मेरे आत्मसम्मान का था। लिहाजा मैं अपने हाथों में तलवार लिए वही युद्ध भूमि में दुश्मन के छक्के छुड़ाने लगा। मुझे खुखार तरीके से लड़ता देख जब राजपूत राजाओं ने मेरा परिचय पूछा, तब मैंने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, तब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। 20 अगस्त 1748 में बागरू स्थान पर लड़ाई में भारी बारिश के बीच 50 घाव लगने के बावजूद अकेले ही मैंने 160 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। ईश्वर सिंह को इस युद्ध में भी विजयश्री प्राप्त हुई और वो जयपुर रियासत के राजा घोषित हुए। मैंने अपने वीर साहसी सैनिकों के साथ 1753 में बैशाख माह में दिल्ली पर कूच कर दिया। मुगल सम्राट की सेना के साथ मेरा संघर्ष कई महीने तक चलता रहा और आखिरकार कार्तिक के महीने में मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली सहित फिरोज शाह कोटला तक अपने राज्य का विस्तार किया। मेरे इस राज्य विस्तार को देखकर दिल्ली के नवाब नवाजुद्दीन ने मराठा सरदारों के कान मेरे खिलाफ भर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मराठा सरदारों ने मिलकर भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। 3 महीने से भी ज्यादा समय तक भरतपुर कुम्हेर के किले को घेर कर रखा, लेकिन मराठा सरदार भरतपुर पर कब्जा करने में सफल रहे और इस हमले की कीमत मैंने मराठा सरदार मलधर राव के बेटे खंडराव होलकर को मौत के घाट उतारकर चुकता कर लिया। कोई चारा न देखकर मराठा सरदारों को मुझसे संधि करनी पड़ी। मराठा सरदार होलकर ने 1754 में भरतपुर कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया। मैंने नजीबुद्दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने की कोशिश को विफल कर दिया। मेरे इस पराक्रम को देख सन 1755 में मेरे पिता बदन सिंह ने अपने जीवन काल में ही मुझे भरतपुर की बागडोर सौंप दी। 22 मई 1755 को मेरा राज्याभिषेक कर दिया गया। भरतपुर का युद्ध 12 फरवरी 1757 को भरतपुर और अफगानों के सेना के बीच लड़ा गया था। अफगान दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह दुर्रानी ने भरतपुर पर हमला कर दिया। दुर्रानी ने डींग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। मेरी सेना उसके खिलाफ बल्लभगढ़, चौमुंडा, गोकुल, कुम्हेर और भरतपुर में लड़ाई लड़ रही थी। सेना ने अफगान सेना को रोक दिया। सेना ने अब्दाली की सेना को भी हरा भी दिया। अंत में अब्दाली को युद्ध छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस दौरान उसने मथुरा और वृंदावन के पवित्र स्थानों को बर्बाद कर दिया और लूट लिया। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई कई दिन के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते। अगर उस दिन सदाशिव राव मुझसे छोटी सी बात पर तकरार करके मुझे उस युद्ध में साझेदार बनाता तो आज भारत की तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन फिर भी मैंने दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठा सैनिक जंग के बाद जब वापस जाने लगे तो भरतपुर रियासत के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे सब मरने की कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी भी थी। 10 दिन तक मैंने उन्हें भरतपुर में रखा। उनके भोजन एवं कपड़ों का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। उस समय के हिसाब से करीब 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी पर खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े दिए गए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सके। कुछ मराठा सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को बुलाए थे और उन्हें हरियाणा के गांव में छोड़ गए। कई सैनिकों की मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गई। बाद में वे परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए और कुछ मराठा परिवार यहां ही बस गए, जो बाद में चलकर भगोड़ ब्राह्मण कहलाए। यह बात उस समय की है जब मराठे बहुत ताकतवर बन गए थे। उनके सामने लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से वो अपने साथ में औरतें और बच्चों को भी लेकर चलते थे। दिल्ली की तो उस समय कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मराठों से लड़ सके। दिल्ली के दीवाने खास को लूटकर मराठों ने सिक्के ढलवा दिए थे। जब अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली भारत आया तो उसके और मराठों के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। जब मराठे युद्ध के लिए जा रहे थे तो भरतपुर से होकर गुजरे थे। तभी मैंने उनको सलाह दी कि औरतों और बच्चों को यहीं छोड़ दो और सेना को हल्की कर लो और साथ में मैं भी चलता हूं, जो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था। लेकिन उस समय जो मराठों का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ ज्यादा घमंडी था। उसने मेरी एक न सुनी और मेरे से तकरार करके चला गया। फिर भी युद्ध के बाद लौटते समय मैंने ही उनकी रक्षा की और एक भारतीय संस्कृति की सदियों से चली आ रही परंपरा का अनूठा उदाहरण पेश किया। 2019 में बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बनाई थी पानीपत, जिसमें उन्होंने शूरवीर योद्धा सूरजमल को गलत बताया। क्योंकि महाराष्ट्र में फिल्म बना रहे हो तो क्या लोग मराठों को गलत बता सकते हैं? नहीं,
तो उन्होंने राजस्थान के शूरवीर योद्धा सूरजमल को उस समय फिल्म में गलत बताया, जिसका काफी विरोध भी किया गया। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और पानीपत जैसी फिल्मों को देखने के बाद जहन में एक ही बात आती है कि बॉलीवुड वालों को इतिहास पर फिल्म बनानी आती ही नहीं। इन्होंने भारतीय इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर इनके अपने हित के अनुरूप ही दर्शकों को परोसा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उस काल में आगरा सबसे धनी नगर था। मैंने दोआब क्षेत्र में अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने के लिए आगरा के किले पर कब्जा करने का फैसला किया। 3 मई 1761 को 4000 सैनिकों के साथ मैंने सेना बलराम की कमान में आगरा पहुंची और आगरा किले के किलेदार को मेरा संदेश दिया गया कि सेना यमुना पार करना चाहती है और शिविर की जगह की जरूरत है। किलेदार ने डेरा डालने की स्वीकृति दे दी। इस बीच सेना ने किले में प्रवेश करना आरंभ कर दिया, जिसका पहरेदारों ने विरोध किया, जिसमें 200 लोग मारे गए। सेना ने जामा मस्जिद से युद्ध आरंभ किया। इस अवधि के दौरान मैं स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए मथुरा में रुका। मैं जून के प्रथम सप्ताह में आगरा में अपनी सेना की सहायता के लिए आगरा पहुंचा। मैंने आगरा शहर में रहने वाले गार्डों के परिवारों के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और किले के पहरेदारों को आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला। अंत में 1 लाख रुपए की रिश्वत और 5 गांवों की जागीर लेकर किलेदार आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। इस प्रकार 1 महीने की जब्ती के बाद मैंने 12 जून 1761 को आगरा किले पर कब्जा कर लिया। मेरे शासनकाल के समय जाट राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। मुगल शासन के मध्य मैंने भरतपुर को एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। उस समय भरतपुर राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि मुगल एवं अन्य राजनीतिक शक्तियां उसकी सहायता मांगने को आतुर रहती थी। सन 1763 में मैंने अपनी सेना सहित दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और मैंने अपनी सेना की एक टुकड़ी को किले पर गोले दागने का आदेश दे दिया। इस पर दिल्ली सेना को पीछे हटना पड़ा। कुछ वक्त के लिए युद्ध शांत हो गया तो मैंने अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए मैं मुट्ठी भर घुड़सवार अपने साथ लेकर चल पड़ा और इसी क्षण का फायदा उठाते हुए नजीबुद्दौला की सेना के घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने मुझ पर चुपके से हमला कर दिया। अचानक से हुए इस हमले की वजह से मैं हड़बड़ा गया और देखते ही देखते मेरी शत्रु सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। 25 दिसंबर सन 1763 को 55 वर्ष की आयु में मैं नवाब नजीबुद्दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंदन नदी के तट पर मैंने वीरगति पाई। मेरी युद्धों एवं वीरता का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। तो दोस्तों, ये थी जाट शूरवीर महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा। हम तो उनके बारे में क्या ही कुछ बोलें, वो अपने आप ही एक महान योद्धा हैं। शाहदरा जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, पर महाराजा सूरजमल की समाधि बनी है। महाराजा सूरजमल की अंत्योष्टि कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई थी। वहां पर बाद में कुसुम सरोवर पर छतरी बनाई गई। उनकी चारित्रिक विशेषताएं: पराक्रमी महाराजा सूरजमल एकमात्र जाट राजा थे। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने हमारे इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ की रचना की। वो अपने इतिहास में महाराजा सूरजमल को सिर्फ एक योद्धा बनाकर रख दिया है, जबकि वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक नैतिक गुणों के धनी भी थे। उनका मानना था कि मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत की कल्पना की और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराजा सूरजमल किसानों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मानते थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसानों की समस्याओं को सुना और उस समाधान के लिए सुधारों की शुरुआत की। उनके नाम पर स्थापित कुछ संस्थानों में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर शामिल हैं। 2019 की हिंदी फिल्म पानीपत में उनका किरदार मनोज बख्शी ने निभाया था। 1994 में हिंदी टीवी श्रृंखला द ग्रेट मराठा में उनके चरित्र को अरुण माथुर द्वारा चित्रित किया गया था। दोस्तों, महाराजा सूरजमल के बारे में आपके मन में क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और 2 शब्द उनके सम्मान में अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।